हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम 9th का जो लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया है हम लोग, आज उसका है लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार लेसन है फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स के प्रश्न बहुत इसमें से बनते हैं और हमें पता भी चलता है कि हमें ध्वनि के बारे में कुछ नॉलेज होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। तो इसके पहले हम लोगों ने जो इस लेसन में पढ़ा था, ध्वनि में हवा का वेग, तापमान, घनत्व और अणुभार किस तरीके से इसके सूत्र हैं और कैसे ये इस पे निर्भर करते हैं। अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि श्राव्य, अवश्राव्य और श्रव्यातीत ध्वनि क्या होती हैं। तो ये 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। ये जो तीनों प्रकार की ध्वनियाँ हैं वो उसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मानव की श्रवण परास क्या है, या मानव की सुनने की क्षमता कितनी होती है, या फिर कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो आइए देखते हैं। मानवीय कान की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अर्थात मनुष्य के कान जो है 20 हर्ट्ज से, जो पत्ते का सूखे पत्ते जो खरखर जो है, हवा हल्का सा भी चलने पर उसमें जो खड़खड़ाहट होती है वो 20 हर्ट्ज से बहुत मामूली सा, उससे लेकर काफ़ी तेज ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज तक है वही मनुष्य सुन सकते हैं। 20 से नीचे का और 20,000 से ऊपर का, 20 से नीचे या फिर 20,000 से ऊपर के हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, आवृत्ति की ध्वनि, वो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। केवल इन्हीं 2 आवृत्तियों की ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। इसलिए इस ध्वनि को क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। जो सुनाई दे उसे क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य का कान जो है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य। लेकिन लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि, भूकंप के आने के पूर्व पृथ्वी के पृष्ठभाग के कंपन से निर्मित ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उसे अवश्रव्य यानी इंफ्रासाउंड बोलते हैं। श्रव्य ध्वनि यानी साउंड, अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड, और श्रव्यातीत ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो श्रव्यातीत। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। 20 से 20,000 के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्यातीत ध्वनि कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं हो गई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे प्राणी उन्हें प्राप्त विशेष क्षमताओं के कारण मानव को सुनाई न देने वाला पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। जैसे कि जो मनुष्य को भी नहीं सुनाई देता वो ध्वनि चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे प्राणी को सुनाई देता है। इसी क्षमता के कारण कुछ आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। 5 साल के कम उम्र के बच्चे भी, मतलब मनुष्य के ही बच्चे जो हैं वो 5 साल के अगर कम उम्र के हैं तो वो कुछ प्राणी, कीटक जो कि 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे चूहे जैसे प्राणी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण भी करते हैं। ये केवल सुनते ही नहीं हैं, ऐसे बोलते भी हैं कि वो पराश्रव्य ध्वनि होता है जिसे हम नहीं सुन पाते, लेकिन ये वातावरण में, हवा में उनकी आवाज़ होती है, लेकिन हमारे कानों को उसका पता नहीं चलता है। अब चलिए हम इतिहास के पन्नों से थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि इटालियन वैज्ञानिक स्पनलाझानी ने चमगादड़ के शरीर पर विशिष्ट रचना की खोज की। उन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चमगादड़ जो है रात को भी एकदम सही तरीके से पतले से पेड़ की डाली पर कैसे बैठ जाते हैं, तो वो कैसे देख पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चमगादड़ का अंग जैसे कान, नाक, आँखें इत्यादि को उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में छोड़ने पर चमगादड़ बेधड़क अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं। यही प्रैक्टिकल उन्होंने किया। तो इसका रहस्य उन्होंने खोला। उन्होंने जब उसका कान बंद करके चमगादड़ को छोड़ा तो वो क्या हुआ, इधर उधर भटकने लगा, जबकि उसकी आंखें उस टाइम उसकी खुली हुई थी। उसकी आंखों का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा था क्योंकि वो अंधेरे में नहीं देख पाता था, लेकिन कान बंद होने पर वो इधर उधर टकराने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो रात को उड़ने की क्षमता है वो अंधेरे में वो उसके कान पर ही निर्भर करती है।
क्यों? क्योंकि चमगादड़ क्या करते हैं, मुंह से एक पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। अब वो ध्वनि जब जैसे सामने कोई दीवार है, पेड़ है, डाल है, टहनी है, उससे टकराती है और टकरा कर जब वो परावर्तित होती है, वापस आती है, तो चमगादड़ क्या करते हैं, उस परावर्तित ध्वनि को सुन लेते हैं। इस प्रकार सामने के पदार्थ कितनी दूरी पर हैं, कौन किस टाइप के पदार्थ है, इस सब के बारे में वो लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। और उसका अचूक जब अनुमान लगा लेते हैं तो उस चीज़ पर जाकर आसानी से बैठ सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार का गुण होता है उसमें, और ये जो है इसमें जो है इन कुछ प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे श्रव्यातीत ध्वनि का क्या उपयोग होता है। श्रव्यातीत ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के पास उसने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया। साउंड वर्ड इसमें आला, अल्ट्रासाउंड उन्होंने कैसे करवाया, मेडिकल में इसका क्या इस्तेमाल है, चिकित्सा या डॉक्टर लोग ऐसे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपयोग यहाँ पे पॉइंट से दिए में 6-7 पॉइंट पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के बीच हमें जब संपर्क स्थापित करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग साबित होता है। मतलब कि जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी नावें या जहाज़ चलती हैं तो उसके बीच में कोई वायर या तार नहीं होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड यंत्र का प्रयोग करते हैं और उसी से वो लोग क्या करते हैं, कितनी दूर पर है, किस दिशा में है, कितनी गहराई में है, इसका प्रयोग करके जो है पता लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि प्लास्टिक के पृष्ठभाग एकत्र जोड़ने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूध जैसे द्रव्यों को अधिक समय तक टिका कर परिरक्षित करने के लिए, मतलब दूध जो है काफ़ी समय तक टले, जैसे हम लोग पैकेट का दूध लाते हैं तो ये 2-4 दिन फ्रिज में रहता है, क्यों फटता नहीं है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं को मारने के लिए भी इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को जिससे दूध खराब हो जाता है, दही बन जाता है, फट जाता है, उन सब जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हृदयों की धड़कनों का अध्ययन करने की तकनीकी जो कार्डियोग्राफी होती है उसमें भी पराश्रव्य ध्वनि या सोनोग्राफी तकनीकी का उपयोग करते हैं। इसके बाद है मनुष्य के शरीर के आंतरिक अवयवों का प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कारखानों में होता है, जिस जगह हाथ पहुंचना संभव नहीं है, यंत्रों के ऐसे भागों को स्वच्छता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट 7 पॉइंट है धातु के गुटके में दरारें और छिद्र ढूंढने के लिए भी इसी ध्वनि का उपयोग करते हैं। जैसे कि धातु का कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें बनाई जा रही हैं लेकिन उसमें छोटा सा भी छेद रह गया तो वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी, तो वो कहाँ पर है अगर दिखाई नहीं देता है तो इसी तरह अल्ट्रासाउंड जैसे किसी यंत्र का उपयोग करके उस छिद्र को ढूंढ या दरार को ढूंढकर उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अब देखते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन का एक टॉपिक दिया हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे कि एक जगह ये कार्डबोर्ड बनी हुई है, एक साइड क्या दिया हुआ है, घड़ी दी हुई है, और यहाँ पर कुछ एंगल, एक दीवार है, कुछ एंगल जो है तो किस तरीके से एक साइड से ध्वनि जाती है किस साइड से, तो इसका हम जो प्रैक्टिकल है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड लेकर उससे पर्याप्त लंबाई की 2 एक जैसी नलियाँ, यहाँ पे ये नलियाँ हैं जो कार्डबोर्ड से बनाकर तैयार कर ली गई है। टेबल पर दीवार के पास आकृति के अनुसार उसे रखेंगे। यहाँ पे एक टेबल पर इसको दोनों को रख लिया है और सामने एक दीवार है, उस पर नली के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखें और दूसरी नली के सिरे से ध्वनि सुनने का प्रयत्न कीजिए। अब यहाँ पर घड़ी रखिए, ये दीवार से लगा हुआ है जो है, और यहाँ पर कान लगाकर सुनिए, इस जगह पर कान लगाकर सुनना है। तो दोनों नलियों के बीच का कोण इस प्रकार रखिए कि आपको घड़ी की आवाज़ अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनाई दे। यहाँ पे जो ये 2 कोण आपको दिखाए रहेंगे θ1 और θ2, इन दोनों कोणों को आपको बहुत ध्यान से जो है रखना है ताकि हमें जो घड़ी यहाँ पे टिक टिक कर रही है इसकी आवाज़ यहाँ पर हमें स्पष्ट सुनाई दे। इसके बाद क्या करना है, आपतित कोण और परावर्तन कोण θ1 और θ2 को मापें और उन दोनों कोणों के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो ये आपका एक है प्रैक्टिकल। तो प्रकाश तरंग, जैसे प्रकाश की तरंगें होती हैं वैसे भी ध्वनि की तरंगें होती हैं, और उनका भी ठोस द्रव्य पृष्ठभाग से क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। वो भी रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती हैं। ध्वनि के परावर्तन के लिए किसी खुरदरे या चिकने पदार्थ की रुकावट की आवश्यकता होती है।
ध्वनि के आने की दिशा व परावर्तित होने की दिशा परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब के साथ साथ समान कोण बनाती है और वे एक ही प्रतल में होते हैं। जैसे आप प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे वैसे ही ध्वनि के परावर्तन के नियम आपस में क्या होती है, मिलती जुलती हैं। इसमें भी पृष्ठ क्या होता है, समतल होना चाहिए और जो है चिकना होना चाहिए, अभिलंब जो है समान कोण बनाती हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्या है, कृति ध्वनि के योग्य परावर्तक व अयोग्य परावर्तक, मतलब किस पे ध्वनि अच्छे से परावर्तन करेगा और किस में नहीं करेगा, ये यहाँ पे दिया है कि ध्वनि किसी परावर्तक से ध्वनि परावर्तित होते समय ध्वनि कितनी मात्रा में परावर्तित होती है, इस आधार पर ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक में वर्गीकृत किया है। जैसे कठोर और समतल पृष्ठभाग से ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह होता है। जैसे अगर कोई समतल जमीन है, समतल दीवार है, तो वहाँ से परावर्तन जो होता है वो अच्छी तरीके से होता है। अगर कपड़े हैं, पेपर है, चटाई है, पर्दे हैं, फर्नीचर हैं, तो ध्वनि का परावर्तन न होकर ध्वनि क्या होता है, अवशोषित कर ली जाती है, वो पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं होती है और इन्हें अयोग्य परावर्तन के रूप में माना जाता है। जैसे ये हो गया हमारा ध्वनि के परावर्तन और अपरावर्तन में संबंध। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे देखते हैं कि थोड़ा सोचिए, कृति में दाहिनी ओर की नली को कुछ ऊंचाई पर उठाने पर क्या होगा। जैसे कि ये दाहिनी ओर की ये नली है, इसको जब हम इसी एंगल पे न रखकर यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, जो टिक टिक की आवाज़ है वो क्या होगा, हमें थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि यानी इको क्या होता है, मतलब आवाज़ जब गूंजती है तो उसको क्या कहते हैं, कैसे गूंजती है, क्यों गूंजती है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।